तो हाई एट क्लास, क्या हाल है भाई लोग? सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 3.4 और हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। 3 वीडियो में वो पार्ट बना है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। पर अब हम आ जाते हैं हमारे 3.4 में। और जिन भी बच्चों ने 3.3 नहीं देखा है तो प्लीज़ वो एक बार जाकर हमारे चैनल पर जाके वो देख ले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में। आप देख रहे होंगे पेज कि बहुत सारे डायग्राम्स बने हुए हैं। अभी डायग्राम्स क्या है, क्यों है, कैसे है, सब बताऊंगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो चलो हम जांच करते हैं कैसे क्या है। ए नंबर पे हमको बोला गया है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं क्या वो एक स्क्वायर होंगे क्या? तो हमने ये एक रेक्टेंगल बना के रखा हुआ है और इसके जस्ट साइड में एक स्क्वायर बना हुआ है। डायग्राम पहले से बना के रखूँ ताकि हमारा टाइम भी बचा रहे। तो रेक्टेंगल में क्या क्वालिटी होती है मैं आपको रेक्टेंगल के बारे में बताता हूँ। अपोजिट साइड क्या होती है इनकी ना, एक दूसरे के इक्वल होती है। जैसे ये वाली साइड है इस साइड के इक्वल होगी और ये सामने वाली जो बड़ी साइड है ये इस साइड के इक्वल होगी। पर स्क्वायर की बात ऐसी होती है, स्क्वायर में भाई चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि रेक्टेंगल क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है। तो क्या ये पॉसिबल लगता है आपको कि एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर रेक्टेंगल को स्क्वायर बनना है तो भाई चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, और जो पॉसिबल नहीं है। अगर भाई चारों साइड ही इक्वल होगी तो वो तो स्क्वायर ही बन जाएगा या रोम्बस बन जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है। और इसका स्टेटमेंट का हम लोग बताने कि ये क्या है, तो ये एक फॉल्स है, ठीक है। हम चलते हैं हमारे सेकंड में। क्या बोल रहा है कि ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। अब रोम्बस भी आ गया भाई, ये देखिए रोम्बस बन गया और ये पैरेललोग्राम बन गया। अब रोम्बस की क्वालिटी क्या होती है? रोम्बस की जो चारों साइड रहती है ना वो एक दूसरे के इक्वल होती है, स्क्वायर की तरह। स्क्वायर की तरह होती है पर स्क्वायर की क्वालिटी अलग है, बाद में बताऊंगा मैं। पर रोम्बस की साइड जो चारों साइड होती है वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होती है। पर हमारा जो पैरेललोग्राम है, हम लोग ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइज में पैरेललोग्राम के बारे में बहुत ही ज़्यादा पढ़ के आ चुके हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इनकी अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। मतलब ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल होगी और इस सामने वाली साइड इसके इक्वल होगी। आप समझ गए होंगे, मैं जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में रेक्टेंगल में भी यही बात कहा था कि उनकी भी अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। तो वैसे ही जस्ट पैरेललोग्राम में भी होता है। पर यहाँ पे रोम्बस एक पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? तो ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि भाई हमको अगर इसको बताना है तो इसकी अपोजिट साइड ना, तो ये वाली साइड इसके जस्ट अपोजिट में ये भी इसके इक्वल है और ये वाली साइड जो इसके भी इक्वल है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, एक भी क्वालिटी अगर रोम्बस की पैरेललोग्राम से मिलती है, जुलती है, तो वो एक पैरेललोग्राम हो सकता है। तो भाई हो सकता है ना यार इनकी, क्योंकि अपोजिट साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल है और एक और अपोजिट एंगल्स, ये वाला एंगल्स इस वाले एंगल्स के इक्वल होगा। और जो पैरेललोग्राम का बेस्ट है कि अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो जाता है ट्रू। तो यहाँ मैं एफ और टी लिख रहा हूँ, आप इससे ट्रू और फॉल्स समझ लीजिएगा। हमारे चलते हम सी नंबर में। तो क्या बोल रहा है? ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो ए रेक्टेंगल। क्या स्क्वायर रोम्बस होता है या रेक्टेंगल हो सकता है क्या? तो चलो बताते हैं हम आपको। फर्स्ट है हमारा स्क्वायर जो बना हुआ है। स्क्वायर की क्वालिटी आप ऑलरेडी इसके पहले दूसरे सब में पढ़ चुके हैं। स्क्वायर में क्या होता है कि इनकी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। और इसके जो जस्ट साइड में बना हुआ है जो हमारा रोम्बस है, रोम्बस में भी सेम यही होता है कि एक दूसरे के, मतलब जो चारों साइड होती है वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर या इक्वल होती है। और हमारा रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब इनके सामने आमने वाली साइड एक दूसरे के बराबर में होती है। तो क्या ये पॉसिबल है? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको दो ही चीज़ में फोकस करना है। एक तो सामने जो आपको दिया हुआ है क्या है, एक स्क्वायर, और आपको जो आखिरी में दिया हुआ है रेक्टेंगल। इन दोनों को ही फोकस करना है। अभी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में जो था, फर्स्ट क्वेश्चन में जस्ट इसका अपोजिट था, रेक्टेंगल स्क्वायर बन सकता है क्या? तो हमने क्या कर दिया, उसको नकार दिया था भाई, फॉल्स कर दिया था। पर यहाँ पे जस्ट अपोजिट कि एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल की क्वालिटी कंटेन कर सकता है या अपने पास रख सकता है। कैसे? इनकी अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है और यहाँ पर भी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है। यहाँ पर भी एंगल हमारा 90 डिग्री बनेगा। देखो ये 90 डिग्री बन रहा है और रेक्टेंगल भी अपोजिट एंगल्स 90 डिग्री बनाता है। इसमें क्या होता है, चारों ही एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्रीज होते हैं स्क्वायर में। और हमारे, अरे बाप रे सर्दी ज़्यादा हो गया। और इधर भी सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल की क्वालिटी या रेक्टेंगल हो सकता है।
तो ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हमारे डी नंबर में। डी नंबर में दिया हुआ है ऑल स्क्वायर्स। अब हमें एक स्क्वायर्स दिए हुए हैं, ऑल स्क्वायर आर नॉट अ पैरेललोग्राम। तो ये तो बिल्कुल नकारने वाली कहानी हो रही है। क्यों हो रही है बताता हूँ। ऑल स्क्वायर्स मतलब ऑल स्क्वायर की बात हो रही है। और स्क्वायर में हम सबसे पहले तो ये पता है हम लोग को कि भाई इसकी चारों जो भी साइड्स होती है वो एक दूसरे के बिल्कुल ही बराबर होती है। अब पैरेललोग्राम में होता है कि इसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है। और जस्ट अभी हम पहले पढ़ के भी आ चुके हैं कि भाई ये वाला जस्ट इसके ऊपर वाला देखो कि रोम्बस जो होता है, रोम्बस भी एक प्रकार, रोम्बस और स्क्वायर आर इक्वल, एक दूसरे के समान होते हैं। और भाई साइड में पैरेललोग्राम बना और यहाँ भी पैरेललोग्राम बना है, यहाँ तो एक दूसरे के इक्वल था, तो यहाँ भी इक्वल होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं बताइए। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है तो क्या एक पैरेललोग्राम होता, हो सकता है ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स भी इक्वल है इनकी, यहाँ भी अपोजिट साइड से इक्वल है, पर यहाँ नॉट लिखा है। तो भाई ये नॉट के चक्कर में ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा बिल्कुल ही फॉल्स। समझ में आया? तो ये वाला स्टेटमेंट होता है हमारा फॉल्स। सही है ना, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलते हम हमारे अगले सवाल की ओर, जिसको मैं ऊपर करता हूँ। अब हम चलते ई नंबर में ना। हमारे यहाँ लिखा हुआ है ऑल काइट्स और रोम्बस। बहुत सारे बच्चों को काइट्स और रोम्बस को लेकर थोड़ा डाउट होता है। मैं आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि रोम्बस और काइट्स में क्या फ़र्क होता है। तो काइट्स क्या होती है भाई, इनकी जो ऊपर वाली साइड है ना ये एक दूसरे के इक्वल होती है, और जो नीचे वाली साइड होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। मतलब इसकी जो चारों साइड्स है ना वो एक दूसरे के बिल्कुल भी बराबर नहीं होती है ना। तो इतना तो समझ में आ गया। और हमारा जो रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या एक काइट एक रोम्बस हो सकती है? तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अगर काइट को रोम्बस बनना है तो क्या करना पड़ेगा, अपनी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल करनी पड़ेगी। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर वो ऐसा कर लेगी तो या तो स्क्वायर बन जाएगी या तो रोम्बस बन जाएगी। तो भाई फिर मतलब ही क्या काइट्स का? तो ये बिल्कुल ही ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ई नंबर का, ये भी फॉल्स। चलते हैं हमारे एफ नंबर की ओर। यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। जस्ट इसका उल्टा पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि रोम्बस कितनी बार बता चुका हूँ कि इनकी चारों साइड एक दूसरे के बराबर होती है। पर हमारी काइट्स क्या होती है, काइट्स में ऊपर वाली साइड एक दूसरे के बराबर और नीचे वाली साइड एक दूसरे के बराबर। एंगल्स सामने वमने के सेम होते हैं। पर हमारा वो रोम्बस में क्या होता है भाई, इनके तो एंगल्स बराबर होंगे, सब साइड्स भी बराबर होंगे एक दूसरे की। पर ये काइट्स हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं काइट्स? क्योंकि भाई हम एक भी क्वालिटी अगर रोम्बस में काइट्स वाली ला दें तो वो एक प्रॉपरली बन सकते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं ना एक साइड, जैसे आमने वाली ये वाली साइड मान लेते हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड मान लेते हैं, ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। और जस्ट यहाँ पर भी एक दूसरे के इक्वल है, मतलब बस एक क्वालिटी मिल गई हमको। तो ये वाला स्टेटमेंट एक रोम्बस मतलब ऑल रोम्बस आर काइट्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो एफ नंबर का हमारा हो जाएगा बिल्कुल ट्रू। तो यहाँ तक के मुझे लग रहा है समझ में आते जा रहा है, समझ में आते जा रहा है, समझ में आते जा रहा है। नहीं, सही है ना। तो भैया एफ नंबर का भी हो गया हमारा ट्रू। अब चलते हैं हमारा जी और एच जो हमारा इंतजार करे बिल्कुल नीचे, और उसको जल्दी करते हैं खत्म। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रोपेजियम। अब देखो यहाँ पैरेललोग्राम की बात आ रही है। पैरेललोग्राम आप सबको पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पर ट्रोपोजियम की एक क्वालिटी होती है, ट्रोपोजियम में सिर्फ एक ही साइड एक दूसरे के इक्वल हो सकती है। ट्रोपोजियम का एक नियम है, अगर एक आप ट्रोपोजियम में क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो, ट्रोपोजियम में जो बना हुआ है उसकी जो आमने सामने की साइड है बस एक ही साइड बराबर हो सकती है। जो उसकी इधर उधर वाली साइड होती है वो एक दूसरे बिल्कुल बराबर नहीं होती। ये डायग्राम मैंने थोड़ा ऐसा बना दिया, थोड़ा और अजीब डायग्राम बनता होगा, पर मेरे को ट्रोपोजियम समझाना था बस थोड़ा सा, इसलिए बता दिया कि इनकी एक ही साइड बराबर हो सकती है बस। तो क्या ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है, वो सॉरी पैरेललोग्राम ट्रोपोजियम हो सकता है क्या? तो क्या कहना है, हो सकता है भाई। क्यों हो सकता है? क्योंकि हम लोग को एक ही क्वालिटी बताना है भाई। एक साइड अब इक्वल है तो यहाँ पर भी एक साइड इक्वल दिख रही है। अगर पैरेललोग्राम की एक साइड अगर इक्वल हो रही तो वो भी एक ट्रोपोजियम है, क्योंकि एक साइड ही इक्वल बता दी तो पॉसिबल है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आप लोग का हो जाएगा प्रॉपरली में ट्रू। चलते हमारे एच, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रोपोजियम। ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर की क्वालिटी हम बताते हैं, चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है और यहाँ पर भी एक साइड एक दूसरे के इक्वल हो सकती है। सेम जस्ट मैंने जी में जो बताया था वही एच में भी वही होगा कि भाई यहाँ एक साइड अगर पैरेलल है तो यहाँ पे भी एक साइड पैरेलल है, और पॉसिबल है कि एक स्क्वायर एक ट्रोपोजियम बन सकता है क्योंकि उसकी भी एक आमने सामने एक साइड पैरेलल है। बस ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। मुझे लगता है कि आप लोगों को सारा ट्रू एंड फॉल्स पूरी तरीके से बिल्कुल समझ में आएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है हमारी वीडियो
तो आप हमारे चैनल को शेयर क्यों नहीं कर? अगर आप हमारे चैनल को शेयर करोगे, लोग जानेंगे और हम मोटिवेट होंगे। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से हम लोग मोटिवेट होते हैं और रेगुलर वीडियो डालने में तत्पर हैं आप लोग के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि हम लोग का कंटेंट अच्छा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं हमारे हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में आइडेंटिटी बतानी है आप लोग को। अब आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी ऑल द कॉर्डिलेटरल्स दैट हैव। कॉर्डिलेटरल्स आप सबको पता है, कॉर्डिलेटरल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो कॉर्डिलेटरल्स के बारे में बात करते हैं। कॉर्डिलेटरल्स एक ऐसे फिगर होते हैं जो 4 लाइन से मिलकर बने। तो आप ये देख पा रहे हो ऊपर जितनी भी आकृति बनी है, जितनी भी आकृति आप देख रहे हो, हर एक आकृति 4 लाइन से मिलकर बनी। देखो 4 लाइन से। तो क्या ये सर सारे कॉर्डिलेटरल्स है? हाँ भाई, ये सारे ही कॉर्डिलेटरल्स है, क्योंकि सारी 4 भुजाओं से मिलकर बनी या 4 लाइन से मिलकर बने। तो आपको यहाँ से कुछ कुछ ऑप्शन दिए, बस आपको बताना है कि वो क्या है। ए, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसा कॉर्डिलेटर बताओ जिसकी चारों साइड एक दूसरे के बराबर होती है। हम बहुत बार अभी, अगर आप स्किप नहीं कर रहे हैं वीडियो तो मेरे को लगता है कि आप इसका आंसर प्रॉपर दे सकते हो। चारों साइड एक दूसरे के इक्वल, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले तो आ रहा है स्क्वायर, है ना। इसको अच्छे से बना देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर स्क्वायर कैसा बन रहा है आपका? यार ये तो रेक्टेंगल बन गया। तो ये बन गया आपका स्क्वायर। और दूसरा होता है भाई हमारा कौन सा? रोम्बस। तो 2 आंसर आएंगे मतलब इसके। एक आप लिख लीजिएगा स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा हमारा रोम्बस। और स्पेलिंग मेरी देख लेता हूँ यार, स्पेलिंग क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है, मैं जल्दी जल्दी में लिखता हूँ, तो स्पेलिंग का थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए करो, ठीक है। तो भाई हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, एक तो स्क्वायर और दूसरा हो गया रोम्बस। ये इनकी क्या होती है? 4 साइड्स बोले ना, चारों साइड्स, तो चारों साइड एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होती है। यहाँ पर भी इक्वल होती है, यहाँ पर भी इक्वल होती है। चलो ये वाला होता है सवाल खत्म। दूसरे में चलते हैं। 4 राइट एंगल्स, मतलब राइट एंगल्स की बात करें, और राइट एंगल्स आप सबको पता है कि कितने डिग्री के होते हैं? राइट एंगल्स हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। तो भाई ऐसे कॉर्डिलेटर बताओ कि वो 90 डिग्री को। भाई मेरे दिमाग में आएगा रेक्टेंगल, क्योंकि सबके दिमाग में रेक्टेंगल तो आता ही होगा, क्योंकि इसके जो चारों कोंटे होते हैं ना, ये पूरे 90 डिग्री के होते हैं। फिर दूसरा मेरे दिमाग में आ रहा क्या? एक स्क्वायर। एक स्क्वायर भी 90 डिग्री के चारे कोंटे रखता है भाई, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2 नाम आ गए हमारे, कौन कौन से? पहला नाम तो हमारा आया है रेक्टेंगल, रुको रुको रुको, रेक्टेंगल, और दूसरा है हमारा स्क्वायर। तो यहाँ हमारा होता है दूसरा क्वेश्चन खत्म। हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत समय होते जा रहा है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, प्लीज़ थोड़ा देख लीजिएगा, एडजस्ट करते रहा करो। सीखना है तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। अब इतनी जल्दी एक्सरसाइज खत्म हो रही है, आपके स्कूल में भी नहीं होती होगी। चलते हैं एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर की बात चल रही है, स्क्वायर क्या क्या होता है थोड़ा लिखना पड़ेगा मुझे, आप लोग बिल्कुल जल्दी जल्दी लिखते रहा करिए कि स्क्वायर एक कॉर्डिलेटरल कैसे। देखो यहाँ स्क्वायर की बात हुई है और उसके बाद बोल रहा है कि स्क्वायर में आपको बताना है कि वो एक कॉर्डिलेटरल कैसा है। सबको पता है कि स्क्वायर 4 भुजाओं से मिलकर बना है, 4 लाइन से मिलकर बना है, तो वो डेफिनेटली एक क्या कॉर्डिलेटरल होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग बिल्कुल कॉपी कर लीजिए। अरे कॉपी हाँ कर ही लो। यहाँ लिखा है अ स्क्वायर इज 4 साइड्स, देखो 4 साइड्स होती है, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ आपको पता चल चुका है ना कि स्क्वायर क्या होता है, 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए हम उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब क्या वो एक पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? डेफिनेटली वो पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है। मैं एक बार पहले डायग्राम बनाता हूँ यार, मैं बिल्कुल भी डाउट नहीं छोड़ना चाहता किसी बच्चे के दिमाग में। ये स्क्वायर हो गया, इसकी अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है, और जस्ट ये पैरेललोग्राम में भी पॉसिबल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर। आंसर आंसर बस खेलना है हम लोग को, तो आंसर लिखते हैं। राइटिंग संभाल लेना भाई, ना। अ स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट sides are parallel, so it is a parallelogram। तो ये हो गया, एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है कि स्क्वायर। अब एक रोम्बस हो सकता है क्या? भाई पॉसिबल ही है यार, रोम्बस मैंने जस्ट कितनी बार बता चुका हूँ कि रोम्बस और स्क्वायर की चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। बस यहाँ लिखना है, और मैं लिख देता हूँ जल्दी से, आप लोग का समय वेस्ट नहीं करता हूँ। कलर चूज करता हूँ नीला। अ स्क्वायर
इज अ पैरेललोग्राम, यही ना, पैरेललोग्राम with all the four sides equal, so it is a rhombus। बिल्कुल आप ऐसा लिख दो दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब क्या एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है क्या? ये तो भाई मैंने फर्स्ट ही वाले क्वेश्चन बताए थे कि कभी भी एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं हो सकता, पर एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। चलो यहाँ लिख देता हूँ आंसर, यार टाइम नहीं लगाते हैं, आंसर लिखते हैं। आ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल, हाँ ईच एंगल से पॉसिबल है, ईच एंगल आ राइट एंगल। चलो एक राइट एंगल से पॉसिबिलिटी तो बना दी हमने, राइट एंगल, सो इट इज आ रेक्टेंगल। अरे मैं भावनाओं में बह गया, मैं क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया कि स्क्वायर की बात चल रही है। भाई स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, हो सकता है रेक्टेंगल, मेरे को लगा रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा, नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इसको पूरा लिख सकते हो। चलते हैं हमारे चौथे सवाल की ओर, समय बढ़ते जा रहा है, समय का ध्यान रखना पड़ेगा भाई लोग। और मैं सोच रहा था कि एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देते। क्या होता है बच्चा आधा वीडियो देख रहा है, आधा वीडियो नहीं देख पा रहा है, फिर वो इंतजार कर रहा है दूसरी वीडियो का, तो भाई बहुत टाइम हो जाता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल अब इस बार पूरे कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूँ। ओके, देखो कितना क्या क्या नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोग के लिए, आप लोग थोड़ा बहुत मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। देखो डायगोनल्स की बात हो रही है और क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, और बोल रहा है कि बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर की बात आ गई तो भाई सीधे बात करते हैं हम लोग कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताओ जो जिसके जो बाइसेक्ट होते ना, मतलब डायगोनल्स होते, वो बाइसेक्ट करते एक दूसरे को। भाई मैं कैसे बताऊँ, एक एग्जांपल देता हूँ यार। एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ मैं, एक स्क्वायर बना लेता हूँ, एक स्क्वायर से समझाना आसान होगा। स्क्वायर के जो बीच में जो डायगोनल्स है ना, ये वाले, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो यहाँ वाली बात कर रहा है कि नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो भाई एक एग्जांपल तो मैंने दे दिया हूँ स्क्वायर, एक एग्जांपल मैंने दे दिया हूँ स्क्वायर, सही है कि एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको स्क्वायर, और दूसरा जिसके कर सकते हैं वो मैं दे देता हूँ एक रेक्टेंगल। अरे यार ये तो दूसरा क्वेश्चन के बाहर चल जाएंगे, तो मैं फिर भी बना देता हूँ, मैं मिटा दूंगा ना, क्या दिक्कत है, समझने में आना जरूरी है, ऐसा नहीं कि क्या है। तो ये देखो, ये भी एक दूसरे को बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ में। तो क्या दो नाम मिलके आ रहे हैं आपको, एक तो स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगल। मैं इसको रफ कर देता हूँ, समझाने के लिए कह रहा था। तो भैया ये ए नंबर का आंसर आप लिखिएगा, पहला तो लिखिएगा इसमें स्क्वायर और दूसरा लिखिएगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ आपका पहला आंसर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारे दूसरे आंसर की ओर, और दूसरा आंसर हमको बोल रहा है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बिल्कुल, अगर उसके वो क्या बोलते हैं उसको कट रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या होगा। अरे नहीं यार, इस पे और भी लिख देना प्लीज़, है ना, स्क्वायर रेक्टेंगल और एक आध दो एग्जांपल और, पैरेललोग्राम भी लिख देना। पैरेललोग्राम की भी तो बाइसेक्ट करते हैं यार ईच अदर में। अभी मेरे को याद आया, मेरे को पैरेललोग्राम बताओ, भूल गया, इतना ज़्यादा पड़ा है। रोम्बस भी करेगा, ये फोर नेम है, अब ये लिख देना है। इनके जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अभी परपेंडिकुलर की बात आ रही है, तो परपेंडिकुलर में ध्यान देते हैं हम। परपेंडिकुलर काटना है तो परपेंडिकुलर दो जगह में कटेगा, एक तो हमारे स्क्वायर में कटेगा। देखो स्क्वायर में परपेंडिकुलर कैसे कटेगा बता दो, ये नहीं, ये स्क्वायर नहीं बना भाई, स्क्वायर अलग ही दिखता है, प्यारा सा छोटा सा। ये स्क्वायर बन गया, इसके हमने दो डायगोनल्स बना दिए। और आप एक चीज़ नोटिस करो, क्या देखना कि ये जो है ना भाई, ये वाला देखो, पेन का कलर बदल दो, ये जो पॉइंट है ना, ये 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर कट हो रहा, बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा। एक तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। दूसरा मैं बताता हूँ आपको, वो है हमारा रोम्बस। देखो ये रोम्बस बन गया हमारा। रोम्बस में भी क्या होता है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये नीचे डंडा खींचा, एक इधर खींचा, तो ये जो डंडा खींचा ना बीच में, जो ये भी 90 डिग्री बना रहे भाई, बिल्कुल देखो
परपेंडिकुलर बन रहा है बिल्कुल 90 डिग्री, और यही हमसे पूछा गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना चाहिए। तो ये दो एग्जाम्पल होते हैं और ये दोनों ही मैंने यहाँ आंसर लिख देता हूँ ये नीचे। कौन कौन से मैंने बताया, फर्स्ट तो हमारा हो गया स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा हमारा रोम्बस। चलते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर में। आर इक्वल की बात कर रहे हैं, मतलब बोल रहा है कि जो डायगोनल्स है ना, ये जो बीच में डायगोनल्स खींचो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो ये तो पैरेललोग्राम सबसे पहले नाम आता है मेरे दिमाग में, तो है ना पैरेललोग्राम ही ना, वो स्क्वायर में भी हो जाता है, रेक्टेंगल में हो जाता है, पैरेललोग्राम में हो जाता है। आप जितना भी नाम लो, सारे में कर सकते, नहीं सारे में नहीं कर देना, तो बात बिगड़ जाएगी। तो कौन से सवाल में आ गया हम, चौथे में चल रहे ना, भूल जा रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी। तो लिख देता हूँ यहाँ पे भी स्क्वायर ही लिख देता हूँ आंसर। अब क्या ज़्यादा बताना है, खटाखट हो जाता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों लिख दो, अच्छी राइटिंग लिख देता हूँ, बच्चे फिर कंप्लेंट करेंगे। स्क्वायर और रेक्टेंगल। चलो यहाँ चौथा सवाल खत्म होता है, हम चलते पांचवें सवाल की ओर। बाप रे 21 मिनट का वीडियो हो गया। एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं बताता हूँ, यहाँ मैं सॉल्व। एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स। देखो रेक्टेंगल कैसे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ये आपको बताना है। तो कॉन्वेक्स क्या होता है, मैं पहले तो ये डायग्राम बनाता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। रेक्टेंगल बनाए, इसके जो अंदर जो डायगोनल्स हो रहे हैं ना, इसके अंदर जो डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, तो क्या हो रहा है, ये अंदर की ओर हो रहा है। ये डायगोनल्स कहाँ पर है, एक रेक्टेंगल के अंदर की ओर है, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, एक कॉन्वेक्स बोल रहे हैं। अभी मैं समझ में आया क्या, रेक्टेंगल के अंदर अगर डायगोनल्स है तो वो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा, या कॉन्वेक्स डायगोनल्स बोल सकते हैं आप इसको। क्या बोल सकते हैं इसको, कॉन्वेक्स डायगोनल्स। अच्छा सर आपने कॉन्वेक्स तो बता दिया, एक काम करो आप कॉनकेव भी बता दो। तो मैं कॉनकेव भी बता देता हूँ कि कॉनकेव क्या होता है, ये बाहर की ओर होते हैं। क्या होती है, ऐसे एक लाइन, अरे यार जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में बिगड़ ना जाए कुछ चीज़ें। तो ये इस तरीके का होता है। क्या होता है, ये बना तो क्वाड्रिलेटरल ने 1 2 3 4, 1 2 3 4, अरे बाप रे 5 हो गए। नहीं यार मैं कुछ और बना दूंगा, आपका टेंशन। तो ये 1 2 3 4 ही हो गया, और ये अंदर की ओर जो कट रहा है ना, मतलब सॉरी अंदर की ओर जो कट रहा है उसे कॉनकेव कहेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं ना, कॉनकेव डायगोनल्स कहेंगे। और ये कॉन्वेक्स डायगोनल से, इसलिए रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं करता, जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर के और डायगोनल से अंदर कट है इसके, इसलिए कॉन्वेक्स डायगोनल से। और जो भी डायगोनल से ऐसे अंदर की ओर दिखेगा आपको ऐसा कोई इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव हो जाएगा। सिंपल भाषा में, ज़्यादा टाइम नहीं, खत्म करते हैं इसको। चलते हैं हमारे आखिरी सवाल की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट का सवाल है और बहुत ईजी भी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। तो ए बी सी एक आपको राइट ट्रायंगल दिया हुआ। राइट ट्रायंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आपको एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, उस पर एक पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर एक लाइन खींच दी गई है, और बोल रहा है कि भाई ये ओ जो पॉइंट है ना, ये ओ पॉइंट ओ सी को बिल्कुल मिड में काट रहा है। मतलब ये जो ट्राइंगल बना ना, पूरा ये जो ट्राइंगल बना है इसको बिल्कुल सेंटर में काट रहा है। ये आपको प्रूफ करना है, और बस प्रूफ करने के लिए हम लोग को आगे में क्या दिया हुआ है, ऐसा डॉट डॉट आपको ये पूरा का पूरा एक डायग्राम कंप्लीट कर दिया गया है। और ये डायग्राम पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको एक चीज़ पता चल चुकी है कि ये जो डायग्राम है भाई एक प्रकार से एक रेक्टेंगल बन चुका है। तो मैं यहाँ साफ साफ लिख सकता हूँ, क्या यहाँ लिखता हूँ मैं, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब मैंने ऐसे ही आप इसको रेक्टेंगल नहीं बोल दिया हूँ, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो कर रहा है। ए बी साइड हो रही है डी, यहाँ मैं लिखते जाता हूँ, आप लिखते जाना। ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल हो रही है या किसके पैरेलल है, तो वो डी सी साइड के पैरेलल है। और ये जो ए डी जो साइड है, ए डी जो साइड है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। तो ये चीज़ हो गई। अब
आपको एक चीज़ समझ में आएगी, सर ये साइड तो एक दूसरे के पैरेलल हो रही है, तो क्या एक पैरेललोग्राम हो सकता है? हाँ भाई, ये एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो मैं यहाँ, और क्योंकि हम लोग को डायगोनली बाइसेक्ट कराना है ना ईच अदर में, एक सेंटर बनाना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ आपको एक और पॉइंट कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि भाई बाइसेक्ट, अगर आप लोग को डायगोनल्स को एक दूसरे के इक्वल बताना है तो सीधे प्रॉपर्टी में चलो, डायगोनल्स वाली वो अपनी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर वाली पढ़ी थी ना एक बार पैरेललोग्राम में, वही वाली प्रॉपर्टी से हम प्रूफ कर देते, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। और यहाँ लिखते हैं जो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाइए बस, है ना। सो O इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, बिल्कुल मिड पॉइंट पे है डायगोनल्स के। और वो क्या कर रहा है, दो कौन कौन से, AC एंड BD, देखो ना, AC और BD के बिल्कुल सेंटर में हमारा O पॉइंट है। उसके बाद आपको लिखना है क्या, यहाँ नीचे लिख दीजिएगा बिल्कुल कि OA। अब देखो भाई पूरा एक पैरेललोग्राम बन गया, आपको पता है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, तो लिख देते हैं OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू में OD। यहाँ आप चाहो तो प्रॉपर्टी लिख सकते हो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये वाली प्रॉपर्टी हमको क्या बताती है कि बिल्कुल जो एक सेंटर पॉइंट में जो O काट रहा है ना, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में काट रहा है, तो ये सेंटर पॉइंट में काट रहा है, मतलब सेंटर बोल दिया ना मैंने, सेंटर वर्ड सुन रहे हो, तो मतलब परफेक्ट है कि ये एक जो ट्राइंगल था हमारा ABC, उसको जो O पॉइंट है ना बिल्कुल सेंटर में काट रहा है। बस इतना ही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना था। तो यहाँ आप लिख सकते हो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर लिख दो, या ना भी लिखोगे तो आंसर आपका हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। बहुत बड़ा वीडियो हो गया, कोई बात नहीं, आप एक ही बार में देख लीजिएगा, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम, अब अगला चैप्टर हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, उसमें मिलते हैं। और प्लीज़ अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, या हमारा कंटेंट आपका या हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कुछ भी लगता है कि कुछ एडिशन करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिल्कुल सुधार किया जाएगा। जो भी आप बोलेंगे हम उस पर बिल्कुल वर्क करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं।